नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय रिव्यू। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इमोशन क्या है, वे कैसे काम करती हैं और वे क्यों आवश्यक हैं, तो आप इस ऑडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आना तय है। इसलिए इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं कि इमोशन क्या है, वे कैसे काम करती हैं और वे क्यों आवश्यक हैं। दोस्तों, थिबाउट म्यूरिस द्वारा लिखित मास्टर योर इमोशंस एक सेल्फ हेल्प पुस्तक है जो अधिक संतुष्टिदायक जीवन के लिए इमोशंस को समझने और नियंत्रित करने पर गहराई से प्रकाश डालती है। पुस्तक की शुरुआत इस बात की खोज से होती है कि इमोशंस क्या हैं, वे कैसे काम करती हैं और वे क्यों आवश्यक हैं। इमोशंस केवल इमोशंस नहीं हैं, वे सिग्नल्स के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट्स और इंटरनल स्टेट्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। थिबाउट म्यूरिस इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व पर जोर देते हैं, जो हमारी इमोशंस और दूसरों की इमोशंस को पहचानने, समझने और मैनेज करने की क्षमता है। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस से बेहतर पारस्परिक संबंध, करियर में सफलता और समग्र कल्याण हो सकता है। लेखक फियर, एंगर और सैडनेस जैसी नेगेटिव इमोशंस पर प्रकाश डालते हुए उनकी उत्पत्ति और प्रभावों पर चर्चा करता है। वह इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हम उनका अनुभव क्यों करते हैं और उन पर काबू पाने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। जिस प्रकार नेगेटिव इमोशंस का अपना स्थान होता है, उसी प्रकार यह पुस्तक खुशी, कृतज्ञता और प्रेम जैसी पॉजिटिव इमोशंस की भूमिका पर प्रकाश डालता है। म्यूरिस हमारे जीवन में इन भावनाओं की उपस्थिति को विकसित करने और बढ़ाने के लिए तकनीक प्रदान करता है। जिन इमोशंस को समझा या मैनेज नहीं किया जाता है, वे आवेगपूर्ण निर्णय और प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती हैं। ये सहज प्रतिक्रियाएं हमारे सर्वोत्तम हितों या दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं। वाइल्ड इमोशंस रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करने से दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां या टकराव हो सकता है। लगातार तनाव या लगातार भावनात्मक तनाव की स्थिति में रहने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें चिंता विकार, अवसाद और यहां तक कि उच्च रक्तचाप या पाचन संबंधी समस्याएं जैसी शारीरिक समस्याएं भी शामिल हैं। जब हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं तो हमारे निर्णय लेने के कौशल से समझौता हो जाता है। हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़े या जो हमारे मूल्यों या उद्देश्यों के अनुरूप न हो। जब वाइल्ड इमोशंस पर हावी हो जाते हैं तो कोई अवसर चूक सकता है, या तो क्योंकि वे उन्हें जब्त करने के लिए बहुत चिंतित या भयभीत होते हैं, या उन्हें देखने के लिए बहुत आवेगी होते हैं। निरंतर भावनात्मक उथल-पुथल व्यक्तिगत विकास को रोक सकती है। प्रगति करने के बजाय व्यक्ति खुद को भावनात्मक प्रतिक्रिया के चक्र में फंसा हुआ पा सकता है। थिबाउट म्यूरिस संभवतः खुशी की अवधारणा और यह हमारी भावनात्मक स्थिति से कैसे प्रभावित होती है, इस पर प्रकाश डालते हैं। म्यूरिस यह परिभाषित करके शुरुआत करते हैं कि खुशी क्या है और यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्यों है। वह अल्पकालिक सुख और दीर्घकालिक कल्याण के बीच अंतर पर चर्चा कर सकते हैं। पुस्तक खुशी प्राप्त करने और बनाए रखने में भावनात्मक विनियमन के महत्व पर जोर दे सकती है। स्थिर और सकारात्मक भावनात्मक स्थिति के लिए भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। म्यूरिस सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो उन शक्तियों और कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो एक पूर्ण जीवन में योगदान करते हैं। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सार्थक लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करना उद्देश्य और खुशी की भावना में योगदान करता है। किसी के जुनून और आकांक्षाओं को पूरा करना भावनात्मक भलाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुशी प्राप्त करने में अक्सर जीवन में संतुलन खोजना शामिल होता है। म्यूरिस बर्नआउट को रोकने के लिए आत्म देखभाल, समय प्रबंधन और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। पुस्तक इस विचार को संबोधित करती है कि खुशी एक मंजिल के बजाय एक सतत यात्रा है।
यह इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे पास अपने भावनात्मक अनुभवों को आकार देने की शक्ति है। म्यूरिस उदासी को एक प्राकृतिक मानवीय भावना के रूप में वर्णित करते हैं जिसे हर कोई अनुभव करता है। ये विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे हानि, निराशा या अप्रत्याशित परिवर्तन। उदासी सभी भावनाओं की तरह एक उद्देश्य को पूरा करती है। यह हमें संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है या यह विशिष्ट घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। हमें उन्हें संसाधित करने और उन पर विचार करने में मदद करता है। पुस्तक उदासी की टेम्पोरेरी इमोशंस और पुरानी भावनाओं के बीच अंतर कर सकती है, जो अवसाद जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है। उचित प्रतिक्रिया या हस्तक्षेप निर्धारित करने के लिए अंतर को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है। म्यूरिस उदासी की भावनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। इनमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग या सामाजिक समर्थन प्राप्त करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। दुख का अनुभव व्यक्तिगत विकास को जन्म देता है। यह सहानुभूति, लचीलापन और स्वयं और दूसरों की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। यह पहचानना कि दुख कब बहुत अधिक या लंबे समय तक रहता है और पेशेवर मदद मांगना महत्वपूर्ण हो सकता है। पुस्तक देखने के लिए दिशा निर्देश या संकेत प्रदान कर सकती है, यह सुझाव देते हुए कि किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से परामर्श करना कब फायदेमंद हो सकता है। इमोशंस पर काबू पाने का एक अनिवार्य पहलू यह समझना है कि दमन समाधान नहीं है। यह भावनाओं को स्वीकार करने, उन्हें समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से नेविगेट करना सीखने के बारे में है। पुस्तक में थिबाउट म्यूरिस डर को एक मौलिक भावना के रूप में वर्णित करते हैं जो एक जीवित तंत्र के रूप में विकसित हुई है। वह समझा सकता है कि यह हमें संभावित खतरों या खतरों का सामना करने के लिए कैसे तैयार करता है। लेखक विभिन्न प्रकार के डर पर चर्चा करते हैं, जैसे तर्कसंगत भय, उदाहरण के लिए शारीरिक नुकसान का डर, और तर्कहीन भय, उदाहरण के लिए अज्ञात या असंभावित परिदृश्यों के बारे में चिंता। डर को मैनेज करने में इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है। म्यूरिस विस्तार से बताते हैं कि कैसे अनियंत्रित या अत्यधिक डर हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे बचने का व्यवहार चिंता हो सकती है और यहां तक कि हमारी व्यक्तिगत वृद्धि और क्षमता भी सीमित हो सकती है। पुस्तक डर को मैनेज करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है, जिसमें माइंडफुलनेस तकनीक, संज्ञानात्मक व्यवहार रणनीतियां या एक्सपोजर थेरेपी शामिल हो सकती हैं। ये रणनीतियां व्यक्तियों को नियंत्रित और रचनात्मक तरीके से अपने डर का सामना करने में मदद कर सकती हैं। लेखक इस बात पर जोर दे सकता है कि डर एक मूल्यवान शिक्षक हो सकता है। यह हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जहां हमें बढ़ने, सीखने या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डर से मिलने वाले सबक को समझना भावनात्मक प्रभुत्व का एक शक्तिशाली पहलू हो सकता है। म्यूरिस धीरे धीरे डर पर काबू पाने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। इसमें छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और कदम पर कदम डर का सामना करना शामिल हो सकता है। अत्यधिक या लगातार डर से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए पुस्तक चिकित्सा या परामर्श जैसी पेशेवर मदद लेने की सिफारिश करते हैं। म्यूरिस घृणा की उत्पत्ति और विकासवादी उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस भावना ने एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाई है जो मनुष्यों को संभावित हानिकारक पदार्थों या स्थितियों से बचने में मदद करती है, विशेष रूप से वे जो अस्वास्थ्यकर हो सकती हैं या बीमारी ला सकती हैं। घृणा के लिए अलग अलग ट्रिगर हो सकते हैं, शारीरिक उत्तेजनाओं जैसे खराब भोजन से लेकर नैतिक या नैतिक स्थितियों, ऐसे कार्य जो हमें निंदनीय या हमारे मूल्यों के विरुद्ध लगते हैं, तक हो सकते हैं। घृणा एक सामाजिक रूप से सीखी गई भावना भी हो सकती है। सामाजिक मानदंड और मूल्य उस चीज को आकार दे सकते हैं जो व्यक्तियों को घृणित लगती है। म्यूरिस इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये सामाजिक संरचनाएं हमारी घृणा की व्यक्तिगत भावनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं। ऐसे मामलों में जहां घृणा की भावनाएं अत्यधिक तीव्र होती हैं या दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, म्यूरिस इन तीव्र होती हैं या दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। म्यूरिस इन तीव्र प्रतिक्रियाओं को संबोधित करने के लिए
तकनीकों या सिफारिशों में तल्लीन हो सकते हैं। लेखक हमारे वर्तमान समाज में घृणा की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं, जहां मीडिया और अन्य प्रभाव विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस भावना को बढ़ा या हेरफेर कर सकते हैं। पुस्तक प्रबंधन और कुछ मामलों में घृणा की भावनाओं पर काबू पाने के लिए रणनीतियों की पेशकश करती है। इसमें एक्सपोजर थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक और माइंडफुलनेस प्रथाएं शामिल हैं। किताब की शुरुआत गुस्से को परिभाषित करने और बुनियादी मानवीय भावना के रूप में इसकी भूमिका को समझाने से होती है। गुस्सा अक्सर कथित धमकियों, अन्याय या हताशा की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होता है। लेखक अनियंत्रित या कुप्रबंधित क्रोध के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हैं। इसमें रिश्तों, शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को नुकसान शामिल हो सकता है। पुस्तक व्यक्तिगत क्रोध, ट्रिगर और पैटर्न की पहचान करने में गहराई से उतरती है। ये समझना कि गुस्सा किस कारण से उत्पन्न होता है, भावनात्मक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेखक क्रोध को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का परिचय देते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, सचेतनता और संज्ञानात्मक पुनर्गठन, विचार पैटर्न बदलना जो क्रोध को बढ़ाता है। भावनात्मक भलाई के लिए क्षमा और क्रोध को छोड़ देने की क्षमता को आवश्यक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। द्वेष बनाए रखना हानिकारक हो सकता है। यदि क्रोध के मुद्दे गहराई से व्याप्त हैं और किसी के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं, तो लेखक चिकित्सा या क्रोध प्रबंधन परामर्श जैसी पेशेवर मदद लेने की सिफारिश करता है। मानवीय रिश्तों में विश्वास एक मौलिक भावना और अवधारणा है। इसमें दूसरों पर भरोसा करना और उन पर विश्वास करना शामिल है। लोगों के साथ स्वस्थ संबंधों के लिए विश्वास बनाना और बनाए रखना आवश्यक है। भरोसा केवल दूसरों पर भरोसा करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद पर और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर भी भरोसा करने के बारे में है। म्यूरिस इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना आत्मविश्वास के निर्माण का एक प्रमुख घटक है। विश्वास में अक्सर असुरक्षा शामिल होती है। दूसरों पर भरोसा करने के लिए हमें खुद को आहत होने की संभावना के प्रति खुला रखना चाहिए। विश्वास और आत्मसुरक्षा के बीच संतुलन बनाना सीखना महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक विश्वासघात के दर्द और टूटने के बाद विश्वास को फिर से कैसे बनाया जाए, इसका पता लगा सकती है। विश्वास को पुनः स्थापित करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें क्षमा, स्पष्ट संचार और लगातार कार्रवाई शामिल है। म्यूरिस विभिन्न रिश्तों में विश्वास बनाने और मजबूत करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है, चाहे वे व्यक्तिगत हों या पेशेवर। इसमें सक्रिय रूप से सुनना, पारदर्शिता और सीमाएं निर्धारित करना और उनका सम्मान करना शामिल हो सकता है। आत्मविश्वास को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन भावनात्मक भलाई के लिए यह आवश्यक है। इसमें अपने स्वयं के निर्णयों, मूल्यों और क्षमताओं पर विश्वास रखना शामिल है। विश्वास स्थिर नहीं है, इसके लिए निरंतर प्रयास और पोषण की आवश्यकता है। किताब इस बात पर चर्चा कर सकती है कि रिश्तों में और अपने भीतर विश्वास कैसे बनाए रखें। लेखक पाठकों को स्वयं और दूसरों दोनों में विश्वास संबंधी मुद्दों के संकेतों को पहचानने में मदद करता है और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। थिबाउट मैयोरिस यह परिभाषित करके शुरू करते हैं कि अफसोस क्या है और यह एक सामान्य और सामान्य भावना क्यों है। अक्सर यह महसूस करके पछतावा उत्पन्न होता है कि किसी ने कोई गलती की है या कोई अवसर चूक गया है। अफसोस विभिन्न रूपों में आ सकता है। यह की गई। लेखक अफसोस से निपटने के लिए चिंतन, स्वीकृति और क्षमा जैसी रणनीतियां प्रदान करते हैं। पछतावे से निपटना और आगे बढ़ना सीखना भावनात्मक महारत का एक अनिवार्य पहलू हो सकता है। मेयूरिस भविष्य के पछतावे को कम करने के लिए सचेत और जानबूझकर निर्णय लेने के महत्व पर भी जोर देते हैं। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहना और परिकलित जोखिम लेना शामिल हो सकता है। पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि पछतावा किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है, जैसे उदासी, चिंता या यहां तक कि अवसाद का कारण बन सकता है। इन भावनाओं को पहचानना और संबोधित करना भावनात्मक आत्मनिपुणता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अफसोस को संबोधित करते हुए पुस्तक एक प्रतिसंतुलन,
के रूप में कृतज्ञता को विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। कृतज्ञता व्यक्तियों को अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और अफसोस से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं का प्रतिकार करने में मदद करती है। दोस्तों, आज का यह ऑडियो आपको कैसा लगा और इस ऑडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। इस ऑडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।